गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल मैं पढ़ाया था इलेक्ट्रिक करंट में चर्चा किए थे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अंत में पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। फिर पढ़े थे टाइप्स ऑफ करंट के बारे में। इसके बाद में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, ईएमएफ क्या है। और मैं कल निकाला फॉर्मूला VD इजकल टू माइनस ई कैपिटल ई बटा में एम इंटू टाउ। टाउ एक वर्ड था जो टाइम से रिलेटेड चीज़ है, जिसको हम बोले थे कि द टाइम इलैप्स्ड ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन जब आपस में कोलाइड करता है, टकराता है, तो जो समय इलैप्स्ड होता है उस कोलिजन में, उसका दूसरा नाम है रिलैक्सेशन टाइम। रियल में बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, उसको टाउ बोलते हैं। तो आया था VD इजकल टू माइनस ई कैपिटल ई बटा में एम इंटू टाउ। बट मैग्नीट्यूड में बात किया तो क्या होगा, VD इजकल टू ई स्मॉल ई कैपिटल ई बटा में एम इंटू टाउ। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए हम लोग जो है यहाँ पे थोड़ा सा हमको जो वीडियो हम लोग बनाते हैं, चाहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा सिलेबस को निकाला जाए, तो हम इसको सारे फिगर्स को लिख देते हैं और समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बनाएंगे लिखेंगे तो बहुत सारा MB लगता है, तो ज़्यादा लेट होता है और कम पढ़ाई होता है, तो सिलेबस ज़्यादा निकलता है। तो इसलिए मैं खुद बना के समझा दूंगा। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कल निकालते थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, आज करंट और उससे VD में रिलेशन निकालना है। देखिए कल भी फिगर बनाया था, आज भी फिगर बनाया है। ये आपका एक L लेंथ का, L है ना, L लेंथ का कंडक्टर है। ये कंडक्टर है, इसको बैटरी यानी एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ दिया गया है। बैटरी का नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड, करंट ऐसे फ्लो करेगा हाई से लो। तो ये जो करंट I है, ये देख रहे हैं, ये चीज़ ऐसे मूव कर रहा है, इधर जा रहा है, ये कंडक्टर में है, ऐसे जा रहा है। तो इसको एरो दिखाया है, इसको बोला है कन्वेंशनल करंट। और ये माइनस से इलेक्ट्रॉनिक करंट ऐसे मूव करता है, इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे। तो इधर देखा है इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेकिन जनाब जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट उल्टा होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा याद रखिए प्लस से माइनस की ओर होता है। मैंने दिखा दिया, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, तो फील्ड जनरेट होगा जो ऐसे होगा। तो फील्ड लेफ्ट टू राइट है, इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट है। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है हमेशा कन्वेंशनल करंट के उल्टा है। इलेक्ट्रॉन्स जो ड्रिफ्ट कर रहा है, ये ड्रिफ्टिंग हो रहा है, ये VD के साथ ऐसे आ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ऐसे आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा जा रहा है ऐसे। तो हम लोग यहाँ पे इसको समझेंगे। मैं लिख दिया हूँ, देखिए यहाँ पे एक और बात है। इसका हम लोग कंडक्टर का एरिया मान है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसका लेंथ L है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर गया इस तरह से लेफ्ट टू राइट, ये दिखाएगा, दिस इज द बैटरी। मैं फिगर समझा दिया, कंप्लीट फिगर है। अब देखिए हम लिखे हैं सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस V। अब मान लें कि बैटरी है, तो इसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, कुछ पोटेंशियल होगा, कुछ EMF होगा, जो मैंने कल बताया था। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। वो कंडक्टर है, उसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप हुआ, जिससे कंडक्टर का लेंथ L है और उसका अपना एरिया A है। तो कल मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखेगा इलेक्ट्रिक का होता है V बराबर ED होता है। तो E कितना होगा, V बटा में L। कैसे पढ़ाए थे कैपेसिटर में, V पोटेंशियल होता है E इंटू D। D जो है दो प्लेट के बीच का दूरी है। तो यहाँ भी समझिए कंडक्टर का लेंथ L है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल टू E इंटू L। तो E कितना होगा, V बाई L। यहाँ से आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ से इस चीज़ को ऐसे V इक्वल टू E इंटू L। यहाँ से E निकल गया, V बाई L, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल लिया।
दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए जनाब, हम लोग को ये समझना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे सेटअप कर रहा है, लिखा गया है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई विथ एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने से जो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग है वो माइनस से प्लस की ओर है, और वो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जो एवरेज वेलोसिटी है उसके साथ ये लगातार इस नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ वो ड्रिफ्टिंग करते हुए आ रहा है इस तरह से। तो मान लें कि कंडक्टर है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स n इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब समझिए यहाँ पे, अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी है देन दैट कंडक्टिंग बॉडी कंटेन्स n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कितना? n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब समझिए जनाब, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, लेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n, इकाई वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल e होता है, सबको पता है। तो लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ l ऑफ कंडक्टर। अब देखिए n क्या है? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इकाई वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है उस कंडक्टर में। तो l लेंथ का जो कंडक्टर है, कितना लेंथ का? l लेंथ का। उस l लेंथ के कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? वो तो लिखा गया द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ l ऑफ कंडक्टर बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आई इंटू वॉल्यूम। टोटल l लेंथ का वॉल्यूम से गुना कर देंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ। कैसे? क्या होता है वॉल्यूम बराबर? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ आई इंटू उसका चौड़ाई हो गया, यानी कि a इंटू एल इज वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा आपका एरिया इंटू एल। तो n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम। तो टोटल l लेंथ में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? टोटल वॉल्यूम से गुना कर देंगे। n इंटू टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? al। क्या हो गया? NaL इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ l लेंथ ऑफ कंडक्टर। l लेंथ का जो कंडक्टर है उसका टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो NaL इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कहेंगे टोटल चार्ज ऑफ l लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या होगा? चार्ज की बात करेंगे तो क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये l लेंथ ऑफ वॉल्यूम में, उसमें इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से गुना कर देंगे, e से गुना कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। तो हो गया यहाँ पर क्या? टोटल चार्ज इन लेंथ l ऑफ कंडक्टर स्मॉल e इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट l लेंथ ऑफ वॉल्यूम क्या हो गया? NeAl, यानी चार्ज हो गया NeAl। दिस इज द टोटल चार्ज ऑफ दैट कंडक्टर। अब देखिए जनाब, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस एंड से इस एंड तक ड्रिफ्ट करके आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्टिंग हो करके इस एंड से इस एंड तक आने में टोटल टाइम क्या लगेगा? टाइम निकाल लेंगे तो क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो समय क्या होगा? दूरी बटा में चाल, यानी टाइम हो जाएगा टोटल लेंथ अब बटा में vd। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ, चलेंगे नाउ द टाइम टेकन बाई इलेक्ट्रॉन्स from one end to other ये t हो जाएगा आपका। t बराबर कितना होगा? टोटल लेंथ l है बटा में vd, ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हो गया आपका समय। और जनाब सबको पता है कि करंट रिलेशन निकालना है करंट और vd में, तो करंट I होता है Q बाई टी।
चार्ज बटा में टाइम, तो यहाँ पे लिख देना हमने चलनी चाहिए नाउ द करेंट I इज इक्वल टू Q बाई टी। Q तो निकाला यहाँ पे NEAL और T है यहाँ से L बटा में VD। ये VD ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका कितना NEAL इंटू VD और होल बटा में L, L से L कट जाएगा तो बच गया कितना NEA और इंटू VD। दिस इज द करेंट। यहाँ से देखिए लिखेंगे देयरफॉर I मस्ट बी इक्वल टू NEA इंटू VD। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन और इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ये रिलेशन जो है आपका किसके बीच में बताता है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। यही तो टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आता है बनाने के लिए, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और हम लोग इसी में इसको थोड़ा मिटाते हैं। तो यहाँ से हमें लिख लेंगे एक चीज और इसमें जोड़ लेंगे, करंट डेंसिटी को J से दिखाते हैं और करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया I बाई A होता है, तो J होता है करंट डेंसिटी। तो ये बैठा देंगे यहाँ से, I आप निकाल लिया है यहाँ से कितना NEA इंटू VD और बटा में A से A कट जाएगा, देयरफॉर ये आपका कहलाएगा करंट डेंसिटी J बराबर हो जाएगा NE इंटू VD। तो यहाँ से आपका निकल गया रिलेशन, ये हो गया कि सोना कितना 4। तो 3 और 4 से यहाँ से हम एक लाइन देख सकते हैं, मिटा करके देखिए हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 दोनों को देखा क्या है, यहाँ पे करंट भी VD के प्रोपोर्शनल है और ये भी क्या है इसके प्रोपोर्शनल है, कि ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। फ्रॉम 3 एंड 4 है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड G ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दोनों समानुपाती है, ये बन गया इक्वेशन नंबर 5। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जनाब, और ये एग्जाम में पूछ देता है, शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है। फाइनल रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस। अब एक से बाद में एक पढ़ना हम लोग का टॉपिक में भी, वो आपका है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तब पढ़ेंगे ओम्स लॉ, लिखेंगे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यही है, बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका परिभाषा है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। या बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब आप जैसे इसको लाइक करें, इसको लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाई म्यू ई लिखते हैं, म्यू है म्यू, ये देखिए समझिए, इसको बोलते हैं म्यू, यहाँ ई लगा दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए है। म्यू ई से दिखाते हैं। म्यू यूज करते हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, नियतांक वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए फिर से बोलते हैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है, उसको मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन करते लिखेंगे। इट इज गिवन बाई म्यू ई इज इक्वल टू VD अपॉन E। बट इन मैग्नीट्यूड
वीडियो क्या होता है, स्मॉल ई कैपिटल ई बटा में एम टाइम्स टाउ। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे देयरफॉर म्यू ई बराबर हो जाएगा आपका स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम टाइम्स टाउ और बटा में एक और ई आ जाएगा, ये आपका ई कर जाएगा, यहाँ से बचेगा ई बाई एम टाइम्स टाउ। तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू ई इजकल टू ई अपॉन एम टाइम्स टाउ। ई भी किसका फॉर्मूला हुआ, इक्वेशन नंबर 2। तो इसको बोलते हम लोग मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी एग्जाम में आता है, इसको ध्यान दीजिए। और इसका यूनिट जो होता है लिखेंगे इट्स यूनिट निकाल लीजिए। इससे वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मीटर पर सेकेंड है। इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन कूलम, मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन कूलम। तो ये आप निकालेंगे, इसका वेग है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या होता है F बराबर Q इंटू ई, ई क्या होगा ए बटा में Q, 4 जगह तो सब निकाल सकते हैं जी। मतलब आप इसको भी समझना है, ये भी शॉर्ट नोट्स में आता है या इस पर न्यूमेरिकल्स आ सकता है, इस फॉर्मूला पे, इस पे और इस पे। तो जनाब ये हो गया हम लोग का। अब पढ़ना है इसमें आपका सिलेबस में ओम्स लॉ, इंपॉर्टेंट लॉ है। ओम्स लॉ के बारे में सभी लोग मैट्रिक में पढ़े होंगे। और करंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ओम का नियम, जो क्या होता है V इजकल टू आई आर, यानी आई बराबर क्या होगा V बटा में R। यहाँ पे जो है समझिए कि ओम्स लॉ के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो टर्मिनल्स के बीच में जो डेवलप होता है वो मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर। उस वायर से, उस सर्किट से जितना धारा बह रहा है, तो दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल है, जो विभव में अंतर है, वो करंट के समानुपाती होता है। इसका मतलब हुआ कि मोर द करंट फ्लोज मोर द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी डेवलप। मैंने कहा था कि जब विभव में अंतर नहीं होगा, नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी तो धारा का बहाव होता है, करंट फ्लो करता है। करंट जस्ट लाइक मैंने कहा था कि वाटर, जैसे वाटर हाई से लो फ्लो करता है, इन द सिमिलर वे द इलेक्ट्रिक करंट मस्ट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। हाई और लो यानी जितने मैक्सिमम डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा धारा बहेगा। तो ओम्स लॉ कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। और भी प्रोपोर्शनल अगर आई दिखाते हैं तो भी इक्वल टू क्या होगा, आर टाइम्स आई होगा। आर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द, या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं प्रतिरोध। जो सर्किट के थ्रू धारा बहता है, करंट फ्लो करता है, उसका हमेशा वो विरोध करता है। इसका मतलब ये हुआ जनाब कि आई जुड़ का होगा V अपॉन आर। करंट और रेजिस्टेंस बोथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी कि रेजिस्टेंस अगर सर्किट में बहुत ज़्यादा होगा तो धारा बहुत कम फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस अगर बहुत मिनिमम होगा तो बहुत मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के
समानुपाती होता है। तो ओम्स लॉ के बारे में डेफिनेशन लिखेंगे, ये समझेंगे, और उसका एक कैलकुलेटिंग पार्ट है, इसको बोलते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो हम प्रूफ कर देंगे। तो आज हम तुरंत लिखते हैं, लिखेंगे ओम। अब देखिए ओम्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओम्स लॉ क्या है? मैंने कहा था कि ओम्स लॉ इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स must be directly proportional to their electric current flows from one end to the other through that circuit। किसी सर्किट के थ्रू जो धारा बहती है, करंट फ्लो करता है, उस सर्किट के दोनों एंड के पोटेंशियल डिफरेंस के समानुपाती होता है। ये बात हम लोग को समझना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस द ओम्स लॉ is defined as the electric current flows through the circuit must be directly proportional to their potential difference through end of the circuit। सर्किट के एक एंड से दूसरे एंड तक जो धारा बह रही है, वो धारा जो है वो दोनों एंड के विभव में अंतर के समानुपाती होता है, जस्ट उसके प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। क्या हम लोग नीचे लिखेंगे जनाब है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points of a conductor, the electric current must be flows। अगर धारा बहता है तो विभव में अंतर होने के चलते बहता है, अगर विभव में अंतर नहीं होगा नो करंट फ्लोज। इसका मतलब यहाँ पे हो जनाब है तो इसके अनुसार ये क्या कहता है प्रिंसिपल, भी मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। वी अगर पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया, करंट आई है, तो भी जो है आई के समानुपाती होगा। और जब हम लोग ये चिन्ह हटाते हैं, इक्वल आते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है। तो जनाब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से कि भी मस्ट बी इक्वल टू आर टाइम्स आई। और यहाँ से निकलेगा देयरफॉर आई इजकल टू भी बटा में आर। यहाँ लिखेंगे वेयर आर इज
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी known as electrical resistance, उसको बोलते हैं प्रतिरोध। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है R। अब इसके बारे में बताते हैं कि बढ़ने से कैसे घटता है। तो यहाँ पे लिखा गया, देखिए, V प्रोपोर्शनल टू I, V इजकल टू R टाइम्स I, और I हो गया V बटा में R, जहाँ पे R एक कांस्टेंट है। और हम लोग यहाँ पे V बटा में अगर I करते हैं तो R हो जाएगा, जो R कांस्टेंट बन जाता है। अब देखिए, मैं लिखा कि R जो है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, लेकिन R डिपेंड करता है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ, और उसका रेजिस्टेंस कितना लंबा है छोटा है उस पर डिपेंड करता है, उसका शेप कैसा है, एंड नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द, किस चीज़ का वो बना हुआ है, इस पर डिपेंड कर कभी आता है कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से भरना पड़ेगा। तो ये सब ध्यान रखना हम लोग को। तो जनाब यहाँ से आप देख लीजिए, यही एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, V इक्वल टू आई आर है, ओम्स लॉ का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं चीज़ को इस तरह से, फॉर्मूला को अगर आई लाने से लिखेंगे V अपॉन आई इज इक्वल टू R, और ये कांस्टेंट चीज़ है, कांस्टेंट है, यानी कि पोटेंशियल और करंट का रेशियो जो है वो कांस्टेंट के बराबर आता है। इसका ग्राफ खींचे तो एक स्ट्रेट लाइन होता है इस तरह से, ऐसे। इस तरह का। तो ये आपका एक ओम्स लॉ का डिफिनीशन था, उसके बारे में हमने बताया। अब इसका एक कैलकुलेटिंग पार्ट, इसको डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, वो भी पूछता है, एग्जाम में आता है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ये भी है, तो पढ़ा देते हैं। लिखेंगे we know that from drift velocity vd बराबर स्मॉल e कैपिटल E बटा में m टाइम्स टाउ। कुछ फॉर्मूला मिला करके बनाना है, ये हम लोग जानते हैं पहले से। एंड the electric field E is equal to V by L ना, Q इक्वल टू E इंटू डी होता है। अब दोनों को मिला दीजिए, फ्रॉम 1 and 2। डिडक्शन का मतलब कि हमको प्रूफ करके निकालना है कि रेजिस्टेंस R जो है वो कुछ वैल्यूज़ के बराबर कैसे होता है। कांस्टेंट का वैल्यू जो है, यहाँ से लिखेंगे VD इज इक्वल टू, E का मान यहाँ पे है तो स्मॉल e बटा में m
v बटा में l इंटू टाउ, ये बनेगा वो कितना जनाब, ई वी टाउ बटा में m टाइम्स l। देख लीजिए, अब यहाँ पे जो है ये v जो है आपका पोटेंशियल है और ये जो है वेलोसिटी है, जहाँ d लगा, ध्यान देना इस चीज़ को। अब देखिए हम लोग नीचे लिखेंगे नाउ द करेंट, आई बराबर जान चुके कितना होगा, आई इक्वल होगा एन ई ए इंटू वी डी। इसको 3 मानते हैं, इसको 4 मानते हैं। फ्रॉम 3 and 4 दोनों को हम लोग फिर एक साथ मिलाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी मस्ट बी इक्वल टू आई में रखते हैं वी डी का मान, आई इज इक्वल टू एन ई ए। देखिए ये आई बराबर एन ई ए है, वी डी का मान, ये मान जो है इतना यहाँ रख देंगे, ये पूरा यहाँ रखेंगे, ई वी टाउ, ई वी टाउ बटा में एम टाइम्स एल। देख लीजिए, तो ये कुछ हम लोग को नया इक्वेशन देगा। ये हम लोग क्या देगा, देखिए एन ई स्क्वायर हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए वी टाउ होल बटा में एम टाइम्स एल। आई बराबर अब सबको पता है कि भी बटा में आई इक्वल टू आर होता है। भी यहाँ है, आई यहाँ है, तो भी को छोड़ के आई जाते हैं नीचे, ये हो जाएगा एम एल ऊपर चला जाएगा, होल बटा में एन ई स्क्वायर ए टाउ यहाँ आ जाएगा, भी आप कहीं पे छोड़ दिया और आई नीचे आ जाएगा। अब देखिए तो वी अपॉन आई को कितना हुआ, अब वी अपॉन आई को कितना आर है, इसको इक्वेशन हम मानते हैं 5। तो लिखेंगे बट वी अपॉन आई इक्वल टू आर 6 हो गया, तो लिखेंगे फ्रॉम 5 and 6। कंपेयरिंग कीजिए, एक लाइन लिखेंगे कंपेयरिंग 5 and 6 और बेस्ट रहेगा, दोनों तुलना कीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशन 5 and 6, ये पक्ष दोनों के बराबर है, तो आर किसके से बराबर हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ से देयरफॉर आर मस्ट बी इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाइम्स टाउ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला 7 नंबर। तो यही ओम्स लॉ का डिडक्शन है कि आर जो है भी अपॉन आई इसके बराबर हो गया। अब इक्वेशन क्या बतलाता है, बतलाता है कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली है। ध्यान दीजिए, तो कुछ लिख दें, यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 7 we conclude that the electrical resistance must be inversely proportional to रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि आर इन्वर्सली टाउ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो जनाब इस तरह से हम लोगों ने ओम्स लॉ देखा, उसका कैलकुलेटिंग पार्ट देखा,
जो बहुत इम्पोर्टेंट ये सब फार्मूलाज हैं, लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल बनाने के लिए सब प्रचुर है। इस पे विशेष थोड़ा रिवीजन कीजिए, घर पे रिवाइज कीजिए, ध्यान दीजिए। और अब हम लोग का सिलेबस में आगे है, ओम्स लॉ तक हो गया। अब है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में इसमें आपका है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस में है एनसीईआरटी में आपका। ओम्स लॉ हो गया, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी है। इसके बाद में मेरे ख्याल से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस है, और तब है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज और पैरेलल। तो ये टॉपिक जल्दी एंड हो जाएगा, इसमें ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं है। और ऐसे भी मैं तुम लोगों के बैच में ये हमें लगभग इस पहला टॉपिक का पूरा मैं भेज चुका हूँ मटेरियल। एक टॉपिक का भेज दिए, वो पूरा कराना है जो बचा रिमेनिंग। तो जनाब हम लोग यहाँ तक कर लिए। आज जो है आगे हम लोग का और है, अब आगे में पढ़ना है रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी। लेकिन यहाँ पे एक बात हम बताना चाहते हैं कुछ स्टूडेंट को, कुछ कन्फ्यूजन ना हो लोग को, उसके बारे में लिख देना चाहता है। इक्वेशन 7 के अनुसार 7 इक्वेशन जो लिखे हैं वो कुछ नेमिंग उसका किसी को दिक्कत ना हो वो बता देते हैं। जैसे 7 इक्वेशन आपका है तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर एम का मतलब हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कहेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम। इसके बाद जनाब एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, और टाउ जो है दिस इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। ईच इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो ये सब याद रखना है। और बाकी हम क्लास अब अगले क्लास में पढ़ाएंगे। अभी 11th क्लास लेना है।